हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा खास है। इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आप लोगों ने पढ़ना है, किस तरह से आंसर्स को लगाना होता है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को आज समझ में आ जाएंगी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन कंप्लीट आप लोगों ने देखना है। आज का सेशन नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का पूरा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अंदर में आपको बता दूं मैं कि पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर में बोला गया है कि स्वेज कैनल जो है वो किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि स्वेज कैनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, उसमें पूछा गया इस तरीके से। ठीक है, चार ऑप्शंस के किसको किसको, यहाँ चार जो है पॉइंट दिए गए और ऑप्शंस नीचे में दिए गए थे। ठीक है, किसको किसको जोड़ता है। तो यहां पर में आप लोगों ने जब इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, तब आप लोग आपका माइंड जल्दी प्रोसेस कर पाएगा कि ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ऑप्शंस यहां पर में है। ठीक है, तो स्वेज कैनल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि लाल सागर को, ठीक है, मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। ठीक है, रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो आंसर 2 और 3 होने वाला है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, बिल्कुल कल ही यूपीपीसीएस के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया है। और आप लोगों को प्राउडली मैं बता सकता हूं कि स्वेज कैनल के बारे में दानिश सर ने यहां पर मैं आपको पढ़ाया हुआ है। मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ठीक है, और यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जो जोड़ता है वो है पनामा कैनल। तो दोनों के दोनों चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुई है। तो जो पढ़ाया है वही एग्जाम में आया है। आगे में भी इसी तरीके से, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो, एईडीओ हो, चाहे आपका एसएससी हो इंटर लेवल का, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS भी हो, ईएमआरएस हो, सारे एग्जाम्स में आपको जो टीचिंग परीक्षा पढ़ा रहा है, ठीक है, वही आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये आप लोगों ने कमेंट के अंदर में लिखना है। सबसे पहले स्वेज कैनल जो है फ्रेंड्स 1869 के अंदर में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, और पनामा कैनल जो है ये याद रखिएगा आप लोग 1914 के अंदर में। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा, सभी बच्चों ने लिखना है। स्वेज कैनल कब बनकर तैयार हुई थी, कौन से जोड़ती है वाटर बॉडीज को, और कब बनकर तैयार हुई थी, जल्दी से लिखिए आप लोग। ठीक है, और पनामा कैनल कब बनकर तैयार हुई थी और किसको किसको जोड़ती है, सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे। कमेंट में आप लोगों को इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से, ठीक है, इन सारी चीजों को डीप डाइव करके अपने दिमाग के अंदर में याद रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, इसको भी आप लोग करते जाएंगे, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कब मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है, इसी वजह से तो 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस जो है ये क्या 27 जनवरी को मनाया जाता है, नहीं, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस, क्या ये 29 जनवरी को मनाया जाता है, नहीं, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ये आपको सारा का सारा पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज आप यहां पर में देख सकते हो। मानव अधिकार दिवस इंपॉर्टेंट लिखा भी था आप लोगों के लिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे, जल्दी से सभी लोग। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ाया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस दिन हुआ था। ये आपका पेड क्लास का जो है आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा A to Z ह्यूमन राइट्स आप लोगों को पूरा का पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा हुई थी, इसी दिन, इसी वजह से। ठीक है, यहां पर में नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इस बार की थीम थी। ठीक है, ये भी आपको बताया हुआ है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, हर एक चीज आपको पढ़ाई हुई है। नाउ तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अब आप लोग बताइए जल्दी से, आप लोग डिसाइड करेंगे आंसर क्या होगा। क्या पूछा है वो आंसर आप लोगों को लगाना है। ठीक है, क्या पूछा है ये भी आप लोगों को ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहां पर मैं बोला गया है कि कौन सा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो आपका देखेंगे यहां पर मैं आप लोग कि सेकंड वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, और थर्ड वाला, तो 2 और 3 आंसर होगा आप लोगों का, 2 और 3। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का होना चाहिए। समझ में आया क्या, कितने लोगों ने सही किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, अब बता देंगे जल्दी जल्दी से कितने लोगों का सही हुआ है, क्योंकि नहीं जो है यहां पर मैं आप लोगों ने ध्यान देना था।
सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा था। केवल पहला वाला सही है, लेकिन नॉट वाला आप लोगों से पूछा है, इसी वजह से 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा। एक काम करिए आप लोग, जल्दी से ये तीनों के तीनों दिन कमेंट्स के अंदर में लिख दीजिए, ताकि आप लोगों को लंबे समय के लिए याद हो जाए। और हाँ, एक चीज और, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो ना, शेयर जरूर कर देना है, ताकि आप लोगों को ऐसे ही हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको करवा सकूं, ठीक है, ताकि आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सारे के सारे कर सके, ठीक है, याद रख सके आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा वाला पॉइंट सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा वाला कथन जो है सही है, ये बताना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कई बार पढ़ा है, पेड क्लास में भी आपको पढ़ाया है, यूट्यूब के ऊपर में भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर में एक हमारा थंबनेल जो है, एक जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो कि अब हमने आप लोगों को सक्सेस परीक्षा के ऊपर में जब वाइस प्रेसिडेंट बने थे सीपी राधाकृष्णन जी, उनके बारे में जब बढ़ाते हुए सारा का सारा आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल नंबर 64 के अंदर में, ठीक है, ये दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 64 के अंदर में। सभी लोग लिखिए आप लोग, आर्टिकल नंबर 64 में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते नहीं, वो राज्यसभा लोकसभा किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना था। तो ये वाला गलत है आपका। तो आपसे कौन सा वाला सही है बोला है, तो केवल पहला वाला सही है यहां पर में, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि जो पढ़ाए हैं आप लोगों को वही एग्जाम के अंदर में भी आया है। ऐसे ही आप लोगों को टीआरई के अंदर में भी देखने के लिए मिलने वाला है, ऐसे ही आप लोगों को आरआरबी के अंदर में भी देखने के लिए मिलने वाला है। आज 3 बजे से आप लोगों को पता है कि आरआरबी की फ्री बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आरआरबी परीक्षा के ऊपर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा करवाया जाएगा। ये वाला जो है आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप इसमें जो भी बच्चे हैं, आप दिसंबर में जनवरी में एक नई जो है उसकी वैकेंसी आने वाली है बड़ी, लेकिन जो 17 नवंबर से पेपर होने वाला है उसके लिए बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स आपका यूट्यूब के ऊपर में होने वाला है आरआरबी परीक्षा के ऊपर में। तो वो भी आप लोग कर सकते हो अच्छे से, ताकि आप लोग पहले से तैयार रहे यहाँ पर में, ठीक है। अर्णव ठाकुर बोल रहे हैं यस सर, आपने पूरा पढ़ा, पेपर डिट्टो छपवा दिया सर, सारा क्वेश्चन आपके ही क्लास से आया था। थैंक यू वेरी मच अर्णव जी, ठीक है। और ऐसे ही आगे में भी आने वाला है, ये चीज याद रख लीजिए आप लोग। टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है, ठीक है। और कई सारे बच्चे कल से कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आया, कल ही आया ये क्वेश्चन। यहाँ पर मैं बोला है शेड्यूल्स बताइए। अब आपके लिए मैंने पूरा शेड्यूल्स का 12 के 12 शेड्यूल्स का वीडियो आपको लिए बनाया था। मैंने आपको बताया हम साथ साथ हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची मतलब काम का बंटवारा, काम मिलकर करेंगे। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। हम साथ साथ है, काम का बंटवारा कर लेते भाई कि भाई कौन सा काम है, यूनियन करेगा, कौन सा स्टेट करेगा और कौन सा दोनों मिलकर करेंगे। 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है, लैंग्वेजेस। कितनी भाषा है जल्दी बताएंगे आप लोग, कितनी भाषा है 8वीं अनुसूची में, जल्दी से कमेंट करके बता देना है आप लोगों ने, ठीक है। बी की जोड़ी 1 के साथ में लगने वाली है। 9वीं अनुसूची के अंदर में कुछ ऐसे कानून दिए, ऐसे चीजें रखी जाती है जिसको जुडिशियल रिव्यू से बचाना होता है, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, लेकिन 1991 के बाद में वो भी बंद हो गया। तो 9वीं अनुसूची में ऐसे कुछ कानून रखे जाते थे। 10वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, ये दल बदल कानून से रिलेटेड है, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 1985 के अंदर में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको लाया गया था, ठीक है। दल बदल कानून की भाई एक पार्टी से चुनकर आए हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज सुनकर सूटकेस देखने के बाद में। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के ऊपर में आधारित है। अयोग्य घोषित कर देते हैं अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से चुनकर आया और दूसरी पार्टी में चला जाता है तो। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें अब आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, और ये भी आपको देख सकते हो आप लोग, प्रथम अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरी 12वीं तक आपको पढ़ाया है, हर एक अनुसूची आपको पढ़ाई है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों का 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाएं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची दल बदल कानून, हर एक चीज आपको पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा A to Z आपको दे दिया था, पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एग्री करते हैं आप लोग, सारा का सारा आप लोगों को दे दिया गया था। और यही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि जस्ट कल पीसीएस के पेपर में आया, ठीक है। नाउ अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। कुंडाकुलम, ठीक है, काकड़ा पार, कैगा, रावत भाटा,
कुंडाकुलम जो है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु में कुंडाकुलम, ठीक है, और कलपक्कम, कलपक्कम और कुंडाकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, ये परमाणु शक्ति। काकड़ा पार, ठीक है, काकड़ा पार कहां पर में है, ये आप लोगों को याद रखना है, गुजरात में है। कैगा कर्नाटक के अंदर में है। रावत भाटा राजस्थान के अंदर में है, ठीक है। हर एक चीज इसमें से भी हर एक चीज आपको बताई थी, ठीक है। यहां पर मैं आप देख सकते हो, ये रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट राजस्थान के अंदर में है। तारापुर मुंबई के अंदर में। कैगा आप देख सकते हो कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। ये काकड़ा पार आप देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है, गुजरात के अंदर में लोकेटेड है। नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। ये इधर में अगर आप देखोगे, नीचे में अगर आप जाओगे और नीचे में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है कुंडाकुलम भी मिल जाएगा। ये इधर में दिखा देता हूं आप लोगों को, देख सकते हो आप यहाँ पर में कलपक्कम, ठीक है, नीचे में कुंडाकुलम लिखा है। कैगा काकड़ा पार राजस्थान के अंदर में, ठीक है। एटॉमिक पावर प्लांट आप लोगों का रावत भाटा जिसको बोला जाता है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर में हर एक चीज लिखी हुई है आप लोगों के लिए, ओके। हर एक चीज, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर में, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाले सभी के सभी जल्दी से बना के बता दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से। ये क्वेश्चन कल ही, जस्ट कल आप लोगों का पीसीएस के अंदर में आया, ठीक है। 12 अक्टूबर 2025 को एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये रहा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग हैं। और जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सके। देखिए नंबर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दिया गया है। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की, चाहे आप DSSS की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। नाउ 4 बौद्ध संगतियां जो है फ्रेंड्स कहां पर में संपन्न हुई थी। देखिए सबसे पहली बौद्ध संगति राजगृह के अंदर में हुई थी, राजगृह के अंदर में, अजात शत्रु के समय काल के अंदर में, ठीक है। तो पहले का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सबसे पहले राजगृह में। दूसरे जो है काल अशोका के समय में वैशाली में हुई थी। तीसरी वाली जो है पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय में। और कनिष्क के समय में हुई थी कुंडलवन के अंदर में। 2 1 4 3, ठीक है। क्या ये हमने पढ़ा था? बिल्कुल। यहां पर मैं आप देख सकते हो दानिश सर, ठीक है। बौद्ध संगीति पहली वाली राजगृह में हुई, द्वितीय वाली कहां पर हुई थी? वैशाली के अंदर में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में, और चौथी वाली कुंडलवन में हुई थी कश्मीर के अंदर में, कनिष्क के समय काल के अंदर में। एक एक चीज आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। यहां पर मैं देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को लिखकर देख सकते हो, हर एक चीज लिख कर दी आप लोगों को, ओके। तो यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ओके। नाउ अब ध्यान से देखिएगा आप लोग फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके अंदर में क्या बोला गया है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना था। निम्नलिखित में से कौन सी वाली 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब आपको सारी की सारी हर एक पर्टिकुलर जो है ना, यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। आपसे बोला गया था कि भाई आप लोगों को बताना है कि कौन सी वाली भाषा है, कौन सी भाषा नहीं है, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई है, सारी चीजें बताई थी आपको 8वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया एग्जाम के अंदर में। 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा है, डोगरी है, बोडो है, भोजपुरी भाषा नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। अब आप यहाँ पर में देखिए, आप ये आपको पढ़ाते हुए दानिश सर का हाथ यहाँ पर में, ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, अब कितनी है? अब 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई थी 15वें नंबर पे, वो सिंधी भाषा थी। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भी जोड़ा गया था। उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली भाषा को जोड़ा गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली भाषा को, ओके। तो इसके अंदर में आप लोग देख सकते हो कि नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है।
डोगरी भाषा को और बोडो भाषा को भी बाद में जोड़ा गया है, भोजपुरी भाषा को अब तक नहीं जोड़ा गया है, तो भोजपुरी भाषा इसके अंदर में शामिल नहीं है। तो केवल जो है आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन ओनली 4 जो है यहाँ पर में नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना था। ठीक है, तो ये चीज याद रहेंगी आप लोगों को। अब यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स कि कौन कौन सी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के अंदर में 22 भाषाएं हैं। ओरिजिनली कितनी भाषा थी? ओरिजिनली ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ओरिजिनली कितनी भाषा थी? ठीक है, ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाद में सबसे पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई? सबसे पहली भाषा जो बाद में जोड़ी गई, मतलब 15वें नंबर पे जो भाषा जोड़ी गई वो भाषा थी सिंधी भाषा। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स और भाषाएं जोड़ी गई और अब टोटल 22 भाषा हो गई है। तो ओरिजिनली 14 थी, अब 22 हो गई है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसमें नेपाली भाषा भी शामिल है। ठीक है, क्या इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपको कहीं पे भी दिखाई दे रही है, हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। क्या इसके अंदर में इंग्लिश भाषा कहीं पे भी आप लोगों को दिखाई दे रही है? इंग्लिश भाषा आपको दिखाई दे रही है? यहां पर में इंग्लिश भाषा नहीं, तो इस 8वीं अनुसूची के अंदर में इंग्लिश भाषा कहीं पे भी नहीं है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। आगे में पूछा जाएगा आप लोगों से ये क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो करवा दूं, और आप लोगों के लिए आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अभी 3 बजे आप लोगों के लिए आरआरबी परीक्षा के ऊपर मैं आरआरबी के भी क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे आरआरबी परीक्षा के ऊपर में। ठीक है, चल नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। यहां पर में आप लोग देखिए, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जो 1816 की सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। आप एक चीज समझिए आप लोग, क्या ट्रीटी ऑफ सुगौली आपको करवाया था या नहीं करवाया था? ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली या सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। किसके किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और नेपाल के बीच में हुई थी ये संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, इनके बीच में एक लंबा युद्ध चला, जिसके बाद में ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो साइन हुई थी इनके यहां पर में। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ट्रीटी ऑफ सुगौली, मैंने यहां पर मैं लिखा भी था वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बता सकते हैं आप लोग? फिर आगे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग, पूरा आंसर बता दो आप लोगों को। पहले यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ठीक है, एक नल पानी की लड़ाई हुई थी, नल पानी की लड़ाई जिसको गोरखा वॉर भी बोला जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लो गोरखा वॉर भी इसको बोलते हैं। 1814 से 1816 के बीच में ये गोरखा वॉर चला था, गोरखा वॉर या नाला पानी वॉर भी इसको बोलते हैं, नाल पानी वॉर भी बोला जाता है इसको। ओके, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1816 के अंदर में, 1816 में। इसी वजह से नन ऑफ द अबव इसका आंसर था, ये करवाया था आप लोगों को मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये पेड क्लास के अंदर में करवाया हुआ सुगौली की संधि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नेपाली नियंत्रित क्षेत्र जो थे, संधि ने कुछ नेपाली नियंत्रित क्षेत्र जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्षेत्र थे ये। ठीक है, अब यहां पर मैं आप समझिए कि काठमांडू जो है उनकी वो राजधानी है, काठमांडू कैसे सौंप देंगे? अपनी खुद की राजधानी कैसे सौंप देंगे वो? ठीक है, तो अपनी राजधानी तो सौंप नहीं सकते वो, तो काठमांडू को एलिमिनेट करो आप, काठमांडू उनकी राजधानी है। ठीक है, तो जहां जहां वन है वो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आप लोगों का, काठमांडू नहीं सौंप सकते वो लोग, अपनी राजधानी कैसे सौंप देंगे? अब यहां पर मैं बात आती है आप लोगों की शिमला, रानीखेत, ठीक है, नैनीताल। ध्यान से समझिएगा आप लोग फ्रेंड्स, रानीखेत और नैनीताल ये तो बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र है, इसको तो सौंप दिया गया था। शिमला का भी कुछ पार्ट था, सतलुज नदी के से जुड़ा हुआ शिमला का कुछ पार्ट था, जिसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था, मतलब नेपाल के कंट्रोल में था वो और ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो शिमला का भी पार्ट था उसके अंदर में, इसी वजह से 2, 3 एंड 4 इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, निर्विवाद रूप से, क्योंकि शिमला का पार्ट एक्चुअल में पूरा शिमला नहीं लेकिन शिमला का पार्ट था। तो जब शिमला का पार्ट उसके अंदर में आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो शिमला का जो पार्ट है उसको भी सौंप दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो पढ़ाया है, ठीक है, वही पूरा का पूरा पीसीएस लेवल के अंदर में आ गया है। तो अगर आप भी करना चाहते हो, आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप देखिए, ये क्वेश्चन भी कल आया एग्जाम के अंदर में पीसीएस में। ठीक है, जिससे डेप्यूटी कलेक्टर बन जाता है इंसान, उसके एग्जाम के अंदर में आया। निम्नलिखित में से कौन सा वाला बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है?
ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बिम्स्टेक। मैंने एक ट्रिक बताया था इसके अंदर में आपको, मैंने बोला था, ये देखिए यहां पर मैं पढ़ाते समय मैंने बोला था कि बिम्स्टेक की एक ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक को अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैंने बोला आपको कि बी से दो बीबिया है, ऐसे याद रख लेना आप लोग। एक बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, और एक भूटान, दो बीबिया, ठीक है, बांग्लादेश भूटान। आई से इंडिया याद रख लेना आप लोगों ने, इंडिया। एम से म्यांमार याद रख लेना, म्यांमार, ठीक है। एस से श्रीलंका है, श्रीलंका। टी से थाईलैंड है, थाईलैंड, ओके, थाईलैंड। और एक छोटा सा बच्चा नेपाल, ओके। इतने सारे देश है, उसमें से एक नेपाल याद रख लेना है आप लोगों ने, बस। बाकी मैंने आपको बताया था कि वैसे इसका फुल फॉर्म अलग होता है, बट मैंने इसी के नाम में से आप लोगों के लिए वो निकाल दिया था सारे देशों के नाम कि कौन कौन इसके सदस्य है, ओके। सारा का सारा इसी में से निकाल दिया है। तो थाईलैंड इसका सदस्य है, नेपाल भी है, भूटान भी है, इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, इंडिया है, इंडोनेशिया नहीं है। इसी वजह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं ऑप्शंस इधर में दिए हुए हैं, ओनली 4, ठीक है। और ये सारा आपको करवाया था, देख सकते हो आप, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, ये बिम्स्टेक के सदस्य है। तो जो पढ़ाया है वही एग्जाम के अंदर में एज इट इज आया है। ट्रिक जो बताई थी वही ट्रिक के जरिए आप लगा सकते थे इसका आंसर, ठीक है, पूरा का पूरा, ओके। तो बिम्स्टेक के अंदर में कितने सदस्य हैं ये आप लोग जल्दी से लिख देंगे। कितने सदस्य आप लोगों को दिख रहे हैं बिम्स्टेक के अंदर में? अब आप लोग एटलीस्ट काउंट करके तो बता ही सकते हैं कितने देश है बिम्स्टेक के अंदर में। यहां पर मैं पूरी लिस्ट भी आप लोगों को दी हुई थी, सातों के सातों देशों की, ठीक है। इंडोनेशिया उसके अंदर में नहीं है। नाउ अब यहां पर मैं आप लोग समझिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओके, ध्यान से। यहां पर मैं ऑप्शंस के साथ में एग्जामिनर ने खेला है, ठीक है। एग्जामिनर ने ऑप्शंस के साथ में, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2025, ठीक है। बनु मुश्ताक, दीपा बस्ती, संजय चौहान, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, बनु मुश्ताक की जो पुस्तक है, ठीक है, उसको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है, बनु मुश्ताक की पुस्तक को, हार्ट लैम्प को। लेकिन वो पुस्तक उन्होंने जो है कन्नड़ भाषा के अंदर में लिखी थी। तो जब उन्होंने लिखा ही जो है अलग भाषा के अंदर में है, ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा था, और लेकिन बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो इंग्लिश भाषा में या फिर कोई भाषा का ट्रांसलेशन है उसमें मिलता है। तो यहां पर मैं बनु मुश्ताक की जो हार्ट लैम्प है उसको मिला है, लेकिन उसका इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन जो है वो किसने किया था? दीपा बस्ती ने किया था, ठीक है, दीपा भस्ती ने किया था। इसी वजह से जो है फ्रेंड, दीपा भस्ती भी उनके साथ में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के अंदर में शामिल है, ओके। तो बनु मुश्ताक को मिला है, नो डाउट, बट विथ दीपा भस्ती, ठीक है। दीपा भस्ती ने उसको ट्रांसलेट किया है, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। दीपा भस्ती ने इसको ट्रांसलेट किया, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने करके जाना है, ठीक है। तो प्लीज ये याद रखिएगा आप लोग, दीपा भस्ती उनकी ट्रांसलेटर थी, जिसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था कन्नड़ भाषा से। इसी वजह से ये भी उनके साथ में है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में? 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। संजय चौहान इसके अंदर में नहीं है कहीं पे भी, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा, आप सभी के सभी एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना इसके अंदर में बन जाती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो दीपा भस्ती ने किसने ट्रांसलेट किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हार्ट लैम्प जो थी ये इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखी है, कन्नड़, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर में, ओके। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा भस्ती ने किया है। तो इंग्लिश के अंदर में होनी चाहिए वो पुस्तक, अगर उसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतना है तो, या फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन दीपा भस्ती ने किया, इसी वजह से बनु मुश्ताक और दीपा भस्ती को मिलाकर यहां पर में दिया गया है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को बोला था कि ये सारा का सारा आप लोगों ने अच्छे से करना है, पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर केवल बनु मुश्ताक ऑप्शन में तो ऑब्वियस सी बात है केवल एक लगाओगे आप, ठीक है। लेकिन जब दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन के अंदर में, जब दोनों दिए हैं तो बोला भी था आपको कि दोनों लगाना है यहां पर में, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूं जो आपके एग्जाम के अंदर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप लोग।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दचिंगम नेशनल पार्क आपको कल ही बताया था कि जो है हंगुल उसके लिए बहुत फेमस है। और ये कहां पर में, दचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर में। केवलादेव नेशनल पार्क आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर में। ओके, कान्हा नेशनल पार्क आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर में मिलेगा, कान्हा नेशनल पार्क। और पेरियार, ये केरल के अंदर में मौजूद है। पेरियार नदी भी है, केरल के अंदर में बहती है। पेरियार नदी और पेरियार नेशनल पार्क दोनों आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो आंसर दचिंगम जम्मू कश्मीर के अंदर में, जब ये पेपर हो रहा था उस समय में, कल मैं आप लोगों को जब पहला क्वेश्चन मैंने कराया बिहार परीक्षा के ऊपर में, उसमें मैंने आपको हंगुल के बारे में बताया था कि हंगुल जो है एंडेंजर स्पीशीज है जम्मू कश्मीर में, दचिंगम नेशनल पार्क के अंदर में उसको संरक्षित रखा गया है। याद आ रहा है आप लोगों को, कल ही करवाया था उसको, तो जब ये पेपर हो रहा था उसी समय में, ठीक है। तो दचिंगम जम्मू कश्मीर के अंदर में है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ए की जोड़ी 4 के साथ में, 2 की जोड़ी, बी की जोड़ी 2 के साथ में, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। 4 2 1 3, ठीक है। जैसे श्रुति मिश्रा बता रहे हैं कि जी सर कराया था कल आपने। ओके गुड। तो ये सारा का सारा आप लोग जो है फ्रेंड्स इस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने लेकिन अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से, ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है नेशनल पार्क की, आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में और टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप दोनों के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बोला गया कि कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब ठंडी नहीं है तो वो क्या होगी, फिर गर्म होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपसे गर्म वाली जलधारा पूछा गया है, ठीक है। ठंडी नहीं है, जलधाराएं बार 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 आपको पढ़ाया है, ठीक है। और आपको यह भी बताया कि कौन सी जलधारा कहां पर में बहती है। तो नॉट अ कोल्ड, जब वो कोल्ड नहीं है तो कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, वार्म होंगी, वो गर्म होंगी, ठीक है। एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि ब्राजील गाना आप जब भी सुनते हो तो आप गर्म हो जाते हो एकदम, ठीक है। ब्राजील तना ना 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 ना, ठीक है। या ब्राजील में बहुत ज्यादा कॉफी उगती है तो कॉफी पी के भी आप गर्म हो जाते हो, तो ये वार्म करंट है, ये पता है आपको, ठीक है। ये ब्राजील करंट अटलांटिक ओशन में बहती है, अगुलहास करंट इंडियन ओशन में बहती है, और ये भी वार्म करंट है। आपका आंसर आ चुका है क्योंकि ऑप्शंस आप देखिए यहां पर में, ठीक है, दो दो ही दिए हुए हैं। तो 1 और 2 जब आंसर हो गया है तो ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, खत्म हो गया। हम्बोल्ट करंट एक कोल्ड करंट है, कोल्ड है, और आपसे कोल्ड वाला नहीं है, ठीक है, ये आपसे बोला गया था, ठीक है। कौन सा वाला, कोल्ड नहीं है। तो वार्म वाले जो है, ठीक है, ये दोनों कोल्ड नहीं है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट की बात करेंगे तो ये भी कोल्ड है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जो कोल्ड नहीं है वो आंसर लगाना था आप लोगों ने। एग्जामिनर ने जानबूझकर इस तरीके से क्वेश्चन बनाया कि कोल्ड नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या आंसर लगाए। और एग्जाम के अंदर में आपको क्या होता है ना, ठीक है, आपको एक प्रेशर होता है माइंड के ऊपर में आप लोगों के, तो आप उस समय में सही तरीके से सोच नहीं पाते हो। लेकिन यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, क्लियर कर दिया मैंने आपको कि कोल्ड नहीं है मतलब वार्म है, जो वार्म होगी वो आंसर लगा देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है 1 और 2 हो जाएगा। और ये सारा चीज आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो, ये आपको क्लास के अंदर में कराते हुए आपको बोला था हम्बोल्ट करंट के बारे में। हम्बोल्ट करंट को ही पेरू करंट भी बोला जाता है। ध्यान से देखिए आप लोग, पूरा इमेज के साथ में डायरेक्टली लगा रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं आपको, पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट, ठीक है। ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है, दक्षिणी अमेरिका के तट के पास से बहती है ये, चिली और पेरू के पास से, इसी वजह से इसको पेरुवियन करंट या पेरू जलधारा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चिली और पेरू के तट से बहती है ये, इसी वजह से इसको पेरू करंट भी बोलते हैं, ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसके बाद में आप यहां पर में देख सकते हो बाकी के सारी की सारी करंट्स जो है आप लोगों को पूरा का पूरा एक एक करके आपको पढ़ाया है, मैप के साथ में भी आप लोगों को पूरा करवाया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि सर एक बार फिर से करा दीजिए तो मैं वो वापस से भी करा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर मैं जब बोलेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि सारी जलधाराएं आपको करवा दूं तो मुझे बता देना। वैसे मैंने क्लास में सिस्टमेटिक तरीके से टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन में आप जाओगे तो वहां पर मैं करंट जितने भी है, वाटर करंट, जल धाराएं, सारी की सारी आपको करंट एक सिस्टमेटिक एक लेक्चर के अंदर में, ठीक है, कम से कम 50-60 क्वेश्चंस के साथ में आपको करवाया हुआ है। चलिए अब ये क्वेश्चन आप देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग के सदस्य थे, ठीक है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये एक बेसिकली जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था हमारे भारत के अंदर में, राज्यों का जो एक बॉर्डर वापस से डिसाइड करनी थी, 1953 दिसंबर 1953 में इसको बनाया गया था। और मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, दानिश सर देखिए यहाँ पर में, ठीक है, और यहाँ पर में देखिए फजल अली चीफ जस्टिस थे हमारे भारत के एक समय में, वो
उनके कमिटी में मेंबर्स कौन थे? एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर। आप देख सकते हो, आपको पढ़ाया है यहाँ पर में, ठीक है, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पानीकर। यहाँ पर में आप देख सकते हो एक क्वेश्चन भी कराया है उसी के ऊपर में, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कि जो है कमीशन हेडेड बाय फजल अली, ठीक है, और यहाँ पर में गोविंद वल्लभ पंत और एच.वी. कामत। मैंने बोला था कि कौन सा सही है ये बताना था, तो ये गलत थे, क्योंकि आपको दोनों सदस्य मैंने बताया था, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर इसके सदस्य थे। 3 सदस्य कमेटी थी, फजल अली, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पानीकर। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन जो पढ़ाया है आप लोगों को। बच्चों को टफ लगा होगा कि भाई ऐसे कैसे यार याद रख लेंगे हम, ठीक है, सदस्यों के नाम भी। तो के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू, सिंपल सी बात है, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर ये लगाया उसने भी गलत करके आया है, जिस बच्चे का था ये तो नेट से मिला मुझे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप लगाते तो कितना अच्छे से लगा के आ पाते। तो पावर ऑफ टीचिंग परीक्षा डायरेक्टली प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अनीता पाल बोल रहे हैं कि उन्होंने यही करके आया था। चलो अनीता, बहुत बढ़िया, आप पढ़ के आए हो, ये ऐसे ही करना है आपने आगे में भी, ठीक है। एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर, फजल अली कमीशन, ये याद रखना है आप लोगों ने। थैंक यू अनीता जी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फजल अली कमीशन। और फजल अली कमीशन कब बना था? दिसंबर 1953 में बना था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। दिसंबर 1953 के अंदर में इसका गठन किया गया था। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, ठीक है। ये देख सकते हो, ये वो स्लाइड है जो मैंने आपको पढ़ाया था, और ये बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है, लिख लो करके, ठीक है। आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना है सभी बच्चों ने, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि आगे में भी इसी तरीके से करवा दूं, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, सम्राट और उनके शहर जहां मकबरा स्थित है, देखिए बाबर का जो मकबरा है, वैसे बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था आगरा में, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। तो काबुल में उसको, उसकी अस्थियों को काबुल में ले जाया गया, काबुल में दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर में है, बड़ा फेमस भी है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा जो है फ्रेंड्स आगरा में है, मुमताज महल के पास में, ताजमहल के अंदर में ही उसका भी कबर है, शाहजहां की, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट कर देंगे आप सभी के सभी, और मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं। आप देखिए यहाँ पर मैं आपसे बोला था कि कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, ये पढ़ाते हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है, ठीक है, 1862 के अंदर में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये गलत तरीके से मैच था, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। औरंगजेब का दौलताबाद के अंदर में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। शाहजहां का आगरा में है, बाबर का काबुल के अंदर में, और ये पूरी लिस्ट आपको दे दी थी। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो बाबर का, ठीक है, बाग है बाबर इन काबुल, ठीक है, इनका मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली के अंदर में है, ठीक है। अकबर का सिकंदरा, ठीक है, आगरा के आउटसाइड में। जहांगीर का, ठीक है, लाहौर के अंदर में है, ठीक है। शाहजहां का ताजमहल आगरा के अंदर में, औरंगजेब का दौलताबाद में, और बहादुर शाह जफर का, ठीक है, यंगून या रंगून जिसको बोला जाता है, म्यांमार बर्मा के अंदर में, ठीक है। बाबर का वो काबुल के अंदर में, ये पूरा पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो बाबर का अगर आप काबुल लगा देते तो भी आप लोग आंसर आराम से कर पाते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोग लगा दोगे जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन कौन से शब्द है जो जोड़े गए थे इसके अंदर में? आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए पूरी की पूरी क्लास है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ 3 बजे, हर एक बच्चा वहां पर मैं आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट 3 बजे, ठीक है, आप लोग जुड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के जरिए आप लोगों का जो है फ्रेंड समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था, सोवरेन और रिपब्लिक मतलब संप्रभु और गणतंत्र ये पहले से मौजूद थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या जिसको पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है, और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के जरिए। प्रियम्बल में एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, प्रियम्बल के अंदर में केवल 42वें संविधान संशोधन के जरिए। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो
कौन से शब्द जोड़े गए थे ये बोला गया है, तो 1 एंड 2, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेपू लेक, ठीक है, नाथुला, बोमड़ीला, शिपकीला, यहाँ पर मैं बोला गया है कि आप लोगों का कौन सा वाला जो है नहीं करेक्टली मैच नहीं है। तो लेपू लेक, मैंने आपसे कहा था कि लेपू लेक क्या लिख रहे हैं आप, उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, उत्तर लिख रहे हैं, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है, लद्दाख नहीं होगा, ठीक है। नाथुला सिक्किम के अंदर में मौजूद है, बोमड़ीला अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, और शिपकीला हिमाचल प्रदेश के अंदर में लोकेटेड है। केवल जो है पहला वाला गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही है आपका, ठीक है। तो केवल एक डी में दिया हुआ है आपका आंसर, ओके। लेपू लेक, ये कहां पर में आपका लेपू लेक, उत्तराखंड के अंदर में। क्या लिख रहे हो आप लोग, उत्तर लिख रहे हो, इस तरीके से आपको बोला था। और उत्तर प्रदेश में तो कोई दर्रा है नहीं, ठीक है, उत्तराखंड में ही है, तो उत्तराखंड से उत्तर आपका उत्तराखंड ही आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैं आप देख सकते हो शिपकीला हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, बनिहाल दर्रा, चुंबी वैली, जोजिला, आपको सारे के सारे पढ़ाए हुए, सारे दर्रे आपको पढ़ाए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। शिपकीला बोला भी था कि शिपकीला इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाइएगा। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा आप लोगों को बताना है कि कौन से देश को हमने मानवीय सहायता प्रदान की थी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। जल्दी जल्दी से आप लोगों को एकदम स्पीड में आंसर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 बज चुके हैं। हम लोगों को आरआरबी ग्रुप डी का भी आप लोगों के लिए, सभी के लिए फ्री क्लास है। सभी लोग जो है आरआरबी परीक्षा जो है उस चैनल के ऊपर में आ सकते हो। बताइए जल्दी से। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज, कौन सी कंट्री को प्रोवाइड किया गया था, तो ये म्यांमार को प्रोवाइड किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, म्यांमार को, ओके। तो ये देख सकते हो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में, इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर में 7.7 जो है परसेंट 7.7 तीव्रता का भूकंप वहां पर में आया था। तो एक ह्यूमैनिटेरियन जो है मदद हम लोगों ने दी थी, खाना और बाकी सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की थी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। तो आप देख सकते हो, अब हमने आप लोगों को करवाया भी है ये, ठीक है, क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों ने पढ़ा है वो लोगों का सही करके आए होंगे आप लोग। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2, पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 आपका केवल 2 में दिया गया है यहाँ पर में। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आप देख भी सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था आपको, तो आप लोग जल्दी से लिख देंगे एक बार, ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली लिख दीजिए, सभी लोग लिख देंगे, ताकि आप लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोगों को याद रहे। सभी लोग लिख देंगे। चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया कि कौन कौन से पोर्ट कहां पर में मौजूद है। तो पारादीप पोर्ट जो है फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। तूतीकोरिन कहां पर में है, तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु के अंदर में लोकेटेड है, ओके, तूतीकोरिन, ठीक है। काकीनाडा, काकीनाडा ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर में, और अलापुझा जो है ये है केरला में, अलापुझा, ओके। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा जल्दी से बता देंगे आप लोग, और जल्दी जल्दी से एक एक करके लिख भी दीजिएगा जल्द, ताकि आप लोगों को याद हो, सारी की सारी चीजें याद हो जाए। 1000 लाइक से केवल अब 10 लाइक्स हम लोग दूर है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। पारादीप पोर्ट, ठीक है, उड़ीसा के अंदर में। तूतीकोरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। काकीनाडा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और अलापुझा भी पूछा जा सकता है केरल के अंदर में। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग, वैसे मेरे पास में और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल करवा दूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी, ठीक है। कि जिस तरीके से टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को करवाया है वही सारे क्वेश्चंस आए हुए आप देख भी सकते हो। आप लोगों को आगे में भी करवा दूंगा। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नंबर चल रहा है नीचे में, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, फ्री पूरा का पूरा आपके लिए जो है पूरी फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए करवा रहे हैं हम लोग। तो आरआरबी परीक्षा नीचे में लिंक दी गई है, पिन कमेंट में भी लिंक दी गई है, ठीक है, नीचे में भी लिंक दी गई है, आपके चैट बॉक्स में भी लिंक दी गई है। उसके ऊपर में क्लिक करके आप सभी के सभी लोग आ सकते हैं, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, अभी मैं जस्ट 1 मिनट में आरआरबी परीक्षा चैनल के ऊपर में आ रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोग आ जाइए, वहां पर मैं सारे क्वेश्चंस आपको, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे आपको करवा दूंगा। आपके लिए सुनहरा मौका है, बाद में फिर ये मत कहिएगा कि आप लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब जॉब आपको पता है, जब सरकार घोषणा कर चुकी है कि जो है दिसंबर और जनवरी के अंदर में वो नई वैकेंसी निकालेंगी, जैसे ही ये वैकेंसी खत्म होगी, तो आपको पढ़ाई करने में जाता क्या है आप लोगों के, ठीक है। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो लोग इसमें पढ़ाई कर सकते हैं,
ओके, लिंक कहाँ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप इस वीडियो से डायरेक्टली रिडायरेक्ट होंगे वहां पर मैं सेशन को आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। 1 मिनट के अंदर में मैं वहां पर मैं जुड़ रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। 1 मिनट के अंदर में मैं आरआरबी परीक्षा के ऊपर मैं जुड़ रहा हूँ, ठीक है। लिंक यहाँ पर मैं प्लीज जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए बच्चों को। जी हाँ पूजा राज जी, जो मैंने करवाया ये सब पीसीएस के अंदर में आए थे, कल ही आए हैं पीसीएस में, कल के एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के जो है हमारी पहली क्लास के लिए, ठीक है। आरआरबी परीक्षा में बिल्कुल फ्री है पूरा का पूरा आप लोगों के लिए। देखिए सेशन की लिंक आप लोगों को दे दी गई है, ठीक है। सेशन की लिंक दे दी गई है, उस पर जुड़ सकते हो। थैंक यू। पिंड कमेंट में भी दिया गया है, वहां से भी आ सकते हो।